नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द एचडी न्यूज। देखिए, बिहार समेत कई राज्यों में उपचुनाव हुए, विधानसभा के उसके परिणाम आए। तो वहीं झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा के मुख्य चुनाव हुए, उसके भी परिणाम आए। अब ऐसे में मैं आपको बता दूं कि बिहार के जो विधानसभा के उपचुनाव हुए, इसमें एनडीए ने इंडी गठबंधन को एकदम क्लीन स्वीप कर दिया। तो वहीं झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार बन रही है। लेकिन नहीं, बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बन रही है। वहां पर गठबंधन को महायुति कहा जाता है। तो महायुति की सरकार वहां पे बन रही है। अब बात करें कि बिहार में सबसे ज्यादा चर्चित जो पार्टी रही जनसुराज, वो काफी बुरी तरीके से हारी बिहार के अंदर। उसके हार का कारण क्या रहा, कहां कहां गलती हुई जनसुराज से, तो इस पे एक नजर डालेंगे। मैं आपको बताऊंगा चारों विधानसभा सीटों के बारे में जहां पर उपचुनाव हुए, और वहां पर जनसुराज से कहां गलती हो गई, किन किन गलतियों के कारण जनसुराज हार गया। सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोग के सामने बेलागंज की। तो बेलागंज की जो सीट थी, बेलागंज के सीट पे प्रशांत किशोर जीत का दावा पेश करते रहते थे। बोल रहे थे कि यहाँ पर ये हमारी सीट जो है वो काफी मजबूत है, हम यहाँ से जीतने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर प्रशांत किशोर खूब मेहनत भी किए, इसके बावजूद इस सीट पर मनोरमा देवी, जो कि जदयू की पूर्व एमएलसी रह चुकी हैं, इस सीट पर उनके पति का दबदबा रहा है। पहले एमएलसी के तौर पर एक धाक है मनोरमा देवी का। तो वहीं पर युवाओं में मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव की पकड़ भी है, जिसके कारण ये सीट जो है वो मनोरमा देवी की प्रबल दावेदारी की तरफ बढ़ रही थी। और मैंने एग्जिट पोल में भी दिखाया था कि यहाँ पर जो है मनोरमा देवी का दबदबा काफी तेज है, इसी के कारण यहाँ पे मनोरमा देवी जीत पाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, मनोरमा देवी के सामने जनसुराज का कुछ भी वहां पर चला नहीं। जनसुराज ने अपने टिकट से वहां पर जो प्रत्याशी को उतारा था वो थे मोहम्मद अमजद कुछ खास करते हुए वहां पर नजर आए नहीं। लेकिन अभी बात करें अगर अगले सीट की, तो इमामगंज सीट है। इमामगंज सीट पर जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी अपने ही पार्टी यानी हम सेकुलर की टिकट से चुनावी मैदान में थी। उनके ससुर का वो सिटिंग सीट है, वहां पर मांझी वोटर्स की संख्या मजबूत है। तो ऐसे में दीपा मांझी की कुछ मजबूती पहले देखी गई। लेकिन पर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया, चुनाव के नजदीक आते आते चिराग पासवान संग जीतन राम मांझी की जो खटपट हुई, उससे पासवान वोटर जीतन राम मांझी से दूर चले गए। तो ऐसा लग रहा था कि जब पासवान वोटर जीतन राम मांझी से यानी कि दीपा मांझी से दूर जा रहे हैं, तो रोशन मांझी को वोट करेंगे, जो कि राजद के प्रत्याशी थे। लेकिन वहां पर प्रशांत किशोर ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और वहां पे अपने प्रत्याशी को उतारा। उनके प्रत्याशी जितेंद्र पासवान थे, इसका फायदा मिला उनको। जितेंद्र पासवान के तरफ पासवान वोटर्स का समर्थन अच्छा खासा मिला, और जो मांझी वोटर्स थे वो थोड़ा सा बटा। लेकिन इसके बावजूद भी दीपा मांझी को इतने वोट मिल गए कि दीपा मांझी ने वहां से जीत दर्ज की। हालांकि दीपा मांझी को भी बहुत ज्यादा वोट नहीं मिले हैं, 53,000 के आसपास उनको वोट मिले हैं। और यहाँ पर जनसुराज के जो प्रत्याशी रहे जितेंद्र पासवान, वो काफी मजबूत रहे, इसके बावजूद भी वो तीसरे नंबर पर रहे और यहाँ भी चुनाव हार गया। वहीं अगर हम बात करें अब अगले सीट यानी तरारी की, तो तरारी की सीट काफी हॉट सीट बनी हुई थी, क्योंकि यहाँ से बीजेपी की तरफ से एक भूमिहार प्रत्याशी मैदान में था। तो वहीं पर इस सीट पर जनसुराज ने एक राजपूत प्रत्याशी को उतारा था, ताकि ये सीट जो है वो राजपूत बहुल सीट होने का फायदा उसको मिल सके। यहाँ से किरण सिंह को जनसुराज ने उतारा था। लेकिन एन मौके पर यानी कि चुनाव के वोटिंग के कुछ ही देर पहले बीजेपी ने यहाँ पर एक बड़ा खेल किया। बीजेपी अपने 3 बड़े राजपूत नेताओं की, जिनके बिहार के राजपूत वोटर्स में पकड़ है, उन्हें आगे कर दिया। तो ये 3 लोग थे। आर के सिंह पूर्व सांसद हैं, कन्हैया सिंह, और उसके बाद बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू। ये 3 लोग यहाँ पर उतरे और जमकर कैंपेनिंग करने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर राजपूत वोटर्स जो है वो राजपूत प्रत्याशी होने के बावजूद बीजेपी की तरफ चले गए, क्योंकि राजपूत के प्रत्याशी जनसुराज का तो था, लेकिन एक बड़ा जन समर्थन जो था बड़े नेता के पीछे, वो बीजेपी की तरफ चला गया। इसके कारण यहाँ पर जनसुराज का जो वोट था वो इतना कम आया कि वहां पर जनसुराज किसी से प्रतिद्वंदी बन ही नहीं पाए।
अगली सीट रही रामगढ़। तो रामगढ़ की सीट पर अगर देखा जाए तो रामगढ़ के सीट पर जो है लड़ाई में उतारा गया था जनसुराज की तरफ सुशील सिंह कुशवाहा को। सुशील सिंह कुशवाहा यहाँ पर मजबूत दावेदार नहीं बन पाए। यहाँ पर मजबूत दावेदार थे राजद के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के भाई अजीत सिंह और सतीश यादव, जो कि बीएसपी के टिकट से आए थे। जगदानंद सिंह यहाँ से विधायक रहे हैं, सुधाकर सिंह यहाँ से विधायक रहे हैं और यहाँ से विधायक रहे थे, जीत कर सांसद बने सुधाकर सिंह। तो ऐसे में अजीत सिंह को बड़ा जन समर्थन मिलेगा, इस बात की उम्मीदें थी, लेकिन अजीत सिंह जन समर्थन प्राप्त नहीं कर पाए। सतीश यादव जो कि बीएसपी के चुनावी टिकट पर उतरे थे, यहाँ पर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पहले यहाँ से विधायक रह चुके हैं एक बार, और उसके बाद फिर से वो इस बार मजबूती से तैयारी कर रहे। तो ऐसे में सतीश यादव की भी मजबूत पकड़ थी, लेकिन यहाँ पर भी जो लड़ाई रही वो सतीश यादव और बीजेपी के अशोक सिंह, और यहाँ पर भी जो लड़ाई रही वो सतीश यादव और बीजेपी के अशोक सिंह के बीच होती रही। पूरे दिन भर यहाँ पर उठापटक चला और काफी कम मार्जिन से यहाँ पर जीत हार हुई है और ये सीट भी बीजेपी के पास चली गई। तो ये 4 सीटें भी जिन पर जो समीकरण कुछ ऐसा बना जिसके कारण जनसुराज हारी, और उसके बाद कुछ और भी कई कारण हैं, कई गलतियां हैं जनसुराज के द्वारा किया गया जिसके कारण जनसुराज को हार मिली। तो उनमें से मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि सबसे पहले अगर बात करें कि सबसे पहले मिस्टेक कहाँ हुई जनसुराज से। सबसे पहले मिस्टेक हुई नई पार्टी, चुनावी तैयारी का समय नहीं मिला नई पार्टी को। दूसरी गलती हुई यहाँ पर कि चारों सीट में से किसी भी सीट पर प्रशांत किशोर का पद यात्रा नहीं हुआ था। तो ऐसे में प्रशांत किशोर को उतरना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि प्रशांत किशोर की पकड़ वहां है नहीं, और इस बात को प्रशांत किशोर ने भी हार के बाद हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया। उसके बाद उम्मीदवार चुनने में हड़बड़ी हो गई, क्योंकि काफी कम समय में चुनाव लड़ने का फैसला हुआ, चुनाव लड़ने की बात आगे आई, और उसके बाद जो प्रत्याशी हैं उनको चुनने में हड़बड़ी हो गई, तो सही प्रत्याशी जनसुराज की तरफ से चुना नहीं जा सका। इस बात को स्वीकारा जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष ने। तो वहीं अगर बात करें कि और भी क्या क्या गलती हुई, तो 2 सीटों पर जो जनसुराज ने प्रत्याशी बदले, इससे ये मैसेज चला गया पब्लिक के बीच में कि जनसुराज जो है वो टाइम पास कर रही है, जनसुराज को पता ही नहीं है किस प्रत्याशी को उतारना है, तो चुनावी पकड़ बनेगी। तो ऐसे में इन दोनों सीटों पर जनसुराज का जो वजन था वो वोटर्स के बीच में कम हो गया, इसका भी खामियाजा जनसुराज को भुगतना पड़ा है। तो वहीं अगर बात करें तो जनसुराज की तरफ से प्रशांत किशोर लगातार ताल ठोक कर ये कहा करते थे कि हमारे जो प्रत्याशी होंगे वो सबसे ज्यादा शिक्षित होंगे और सबसे ज्यादा साफ छवि के होंगे। लेकिन प्रशांत किशोर के एक प्रत्याशी ऐसे भी चुनावी मैदान में उतरे जो सबसे कम शिक्षित रहे और सबसे ज्यादा मामले उनके ऊपर दर्ज थे। तो वैसे में ये भी एक निगेटिव छवि बनाया प्रशांत किशोर का, प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे हैं उससे उलट जो बिहार की पारंपरिक राजनीति बन चुकी है उसी का हिस्सा बन रहा है प्रशांत किशोर। तो ऐसे में जो बदलाव की हवा प्रशांत किशोर की तरफ बही थी वो वापस से फिर एनडीए और एनडीए गठबंधन की तरफ मुड़ गई, और इसका भी खामियाजा प्रशांत किशोर को भुगतना पड़ा है। तो वहीं अगर बात करें तो चुनाव चिन्ह भी एक बड़ा कारण बना। चुनाव चिन्ह काफी लेट से प्रशांत किशोर सार्वजनिक की, और जब चुनाव चिन्ह का सार्वजनिक हुआ तो उस समय बिहार के अंदर छठ और दिवाली की छुट्टियां चल रही थी, जिसके कारण कई लोग जो है वो अपने अपने घर गांव लौट चुके थे। मीडिया में भी बहुत ज्यादा उनका जो चुनाव चिन्ह है उसका सही से प्रचार नहीं हो पाया। सोशल मीडिया क्रिएटर्स जो उनके सबसे बड़े सैनिक थे जनसुराज के, वो सही तरीके से अपने चिन्ह को प्रदर्शित नहीं कर पाए। तो ये भी एक बड़ा समस्या रहा कि लोगों को, वोटर्स को ये पता ही नहीं था कि जनसुराज का चुनाव चिन्ह क्या रहा। तो वही अगर बात करें तो और भी एक बड़ा कारण था। बड़ा कारण ये है कि 4-5 नामों में एक को टिकट देने का जो फैसला हुआ था, यानी कि जनसुराज की तरफ से प्रशांत किशोर ने कहा था कि हम 4-5 लोगों को क्षेत्र में काम करने के लिए भेजेंगे और उनमें से किसी एक को जनता चुनेगी और उसको हम टिकट देंगे। तो वैसे में पहले मैंने भी अंदेशा लगाया था और भी कई मीडिया हाउस में दावा किया गया था कि अगर ऐसा होता है तो भीतरघात होने की चांसेस रहेगी, क्योंकि जो प्रत्याशी क्षेत्र में काम करेगा वो टिकट भी जरूर चाहेगा। तो ऐसे में 4-5 लोगों में से अगर एक को आगे किया जाता है तो बाकी 3-4 लोगों में से किसी के असंतुष्ट होने की संभावना है। और जाहिर सी बात है कि जब 4-5 लोगों को जनसुराज चुन रही है तो उनमें से उन लोगों के पास जन समर्थन तो होगा, और वो जन समर्थन अगर भीतरघात कर गया तो ये भी एक हार का बड़ा कारण बन सकता है।
तो वहीं अगर बात करें मीडिया मैनेजमेंट की, तो मीडिया मैनेजमेंट काफी कमजोर और काफी लचर रही। प्रशांत किशोर ने मीडिया में अपनी लाइमलाइट बनाने के बजाय ज्यादातर डिजिटल क्रिएटर्स में विश्वास व्यक्त किया, क्योंकि डिजिटल क्रिएटर्स के व्यूअर्स ज्यादा हैं। लेकिन इस चीज को ज्यादा फायदा इसलिए नहीं मिला क्योंकि राजनीतिक बातचीत अगर होती है तो उसको लोग समझने के लिए न्यूज चैनल्स के पास जाते हैं, डिजिटल क्रिएटर्स के पोस्ट और एड्स पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। और इस चीज का नुकसान प्रशांत किशोर ने इस उपचुनाव में झेला है। वहीं अगर बात करें तो पार्टी बनाने के बाद जो पद वितरण है वो भी सही तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि पार्टी बनाने के बाद अगर पद वितरण हो जाता चुनाव से पहले तो जिन्हें पद मिलता उन्हें जिम्मेदारी मिलती मजबूत, और वो मजबूत जिम्मेदारी को निभाते हुए ज्यादा काम कर पाते। ये नहीं हुआ जनसुराज में, इस बात का भी खामियाजा जनसुराज को भुगतना पड़ा है। तो आज हम बात कर रहे थे कि जनसुराज हारी क्यों, कहाँ कहाँ गलतियां हो गई, इन सभी मुद्दों पर। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा जनसुराज को। तो इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसमें सबसे बड़ा चीज कि बदलाव की जो हवा बदली थी प्रशांत किशोर के पीछे, प्रशांत किशोर के पदयात्रा से, वो हवा वापस इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन की तरफ लौट आई है, क्योंकि लोगों को ये लगने लगा है कि ये प्रशांत किशोर भी उन्हीं नेताओं में से हैं जिन्हें हम हटाना चाह रहे थे। तो पहले वाले ही क्यों ना हो, तो नया को मौका दिया जाए। तो ऐसे में हवा एक बार वापस लौट चली है इंडी गठबंधन और एनडीए की तरफ। दूसरी चीज ये है कि अब प्रशांत किशोर को जनता में विश्वास पाने में काफी कठिनाई होगी, काफी समस्या होगी, क्योंकि जब चुनावी मैदान में जनसुराज उतरेगी तो जो इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन है ये लोगों को समझाने में सफल हो जाएगी कि जनसुराज एक वोट कटवा पार्टी है। आपने देखा उपचुनाव में किस प्रकार से उतरी और वोट काटने का काम किया है। तो ये एक बड़ा मैसेज जाएगा जनसुराज का, जनसुराज के खिलाफ जाएगा, जनसुराज को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें खामियाजा भुगतने की बात अगर हम कर ही रहे हैं तो एक और चीज है इसमें खामियाजा भुगतने को लेकर कि जनसुराज के तरफ से लोगों को सही तरीके से साधा नहीं गया, जनसंपर्क है वो सही से नहीं हो पाया, प्रशांत किशोर डोर टू डोर सही से पहुंच नहीं पाए। तो इसका जो खामियाजा वो भुगतना पड़ा वो ये भुगतना पड़ा कि बिना तैयारी के चुनावी मैदान में उतरे जनसुराज को लोगों के बीच अब ये बताया जाएगा कि जनसुराज को चुनाव कैसे लड़ा जाता है ये पता ही नहीं है। प्रशांत किशोर बस हवा बात करते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनाते हैं और प्रधानमंत्री बनाते हैं, और इसी को लेकर अभी से ही हमला शुरू हो चुका है। नीरज कुमार जो कि जदयू के प्रवक्ता हैं वो कह ही चुके हैं कि प्रशांत किशोर बड़ा दावा कर रहे थे कि हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रशांत किशोर दावा कर रहे थे कि हम प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो देख लिया उन्होंने किस प्रकार से नीतीश कुमार पारस पत्थर के जैसे जिसके ऊपर हाथ रखते हैं वो बन जाता है और जिससे खींच लेते हैं वो बिखर जाता है। तो आज की खबर में इतना ही, और आगे भी बातचीत करेंगे, विश्लेषण इस चुनाव का करेंगे कि इस चुनाव में किसे क्यों क्या झेलना पड़ा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।